या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओं न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिदं विद्यते। अर्थात इस संपूर्ण संसार में ज्ञान के सदृश पवित्र और कुछ भी नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम में सबका स्वागत है, सबका नमस्कार है। मैं हूं नकुल चंद्र महतो, इन हाउस ट्रेनिंग का रिसोर्स पर्सन हूं। आज का विषय है ब्लेंडेड एजुकेशन। तो सबसे पहले जानकारी लेना है हम सभी को कि ये जो ब्लेंडेड एजुकेशन है ये आया कैसे, और इसके बारे में आज हम सबों को क्यों तैयार रहना चाहिए, इस शिक्षा के तहत आज के समय में कितना उपयोगी है और इसको हम क्यों ग्रहण करें, इसके कितने प्रकार है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी खामियां क्या है, गुण अवगुण, सब इसके बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जानकारी लेना है कि ये एक औपचारिक शिक्षा है, एक औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें विद्यार्थी पारंपरिक ढंग से, जो सदियों से पारंपरिक ढंग से जिस शिक्षा को ग्रहण करते आ रहे थे उसमें कुछ और चीज़ मिला दिया गया है, वो है तकनीकी और डिजिटल शिक्षा। तो तकनीकी और डिजिटल यानी ऑनलाइन शिक्षा जो उसमें मिला दिया है, दोनों का समाहित रूप को मिश्रित शिक्षण पद्धति कहते हैं। आज के समय में ऑनलाइन या डिजिटल शिक्षा कितना उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए, ये हम सभी को जानना चाहिए। पारंपरिक ढंग से जिस विद्या का अर्जन बहुत प्राचीन काल से हम सब ग्रहण करते आ रहे थे, बच्चों को देते आ रहे थे, उसमें कुछ सुधार हो, बच्चों के अंदर में जानने की प्रवृत्तियां जो है उसको अच्छे ढंग से हम समझा सके। इन तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। यूँ कहिए 60% ऑफलाइन शिक्षण जो हम कक्षा में विद्यार्थियों को प्रदान करते हैं, और डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो देते हैं वो है 40%। ये दोनों मिला के हो गया 100%। अर्थात इस तरह से हम देखें तो आज के समय में विद्यार्थी का पाठ्यक्रम का एक भाग ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से पूरा होता है। दूसरी तरीका से देखेंगे, ये संसाधनों का उपयोग आज दिनों दिन हम सबों के लिए उपयोगी होते जा रहा है, बच्चे भी इससे ज़्यादा लाभ लेते जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा प्रश्न आता है कि ये उपयोगी का मन किस तरह से लोगों के मन में आया, कैसे इस तरह से सबके विचार आया कि ऑनलाइन शिक्षा भी दिया जा सकता है। इस भाग में आज के कुछ साल पहले पदार्थ का सिर्फ एक ही तरीका होता था जिसे हम पारंपरिक शिक्षा पद्धति कहते हैं और उसी के नाम से जानते थे, जहां किताबों से भरे हुए वास्ते एक विषय के लिए एक अध्यापक होते थे। पढ़ाई के लिए कुछ अध्ययन और किताब ही एक सहारा होता था जो एकमात्र साधन के रूप में उपयोगी होता था। लेकिन आज इन संसाधनों के साथ साथ तकनीकी डिजिटल यंत्रों के माध्यम से मिश्रित करके जो शिक्षा दी जा रही है उसे ही हम ब्लेंडेड लर्निंग एजुकेशन कह सकते हैं, जिसे हम लोग सामान्य रूप से हिंदी में मिश्रित शिक्षण पद्धति कहते हैं। यह पद्धति जहां हम पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल संसाधनों जैसे ऑडियो वीडियो ग्राफिक और सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ऐसे पद्धति का आविष्कार करते समय उस महान वैज्ञानिकों का हम नमन करेंगे जिनके मन में ये सोच आया था, जो शिक्षा को रोचक तथा आसान बनाने के तरीका के बारे में कैसे कैसे उसके दिमाग में विचार आया। पारंपरिक शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का मिश्रण रूप सामान्य रूप से हम लोग मिश्रण शिक्षण पद्धति कहते हैं। और इसका आकर्षण का क्या है लगभग जानकारी करना है। ये ऑनलाइन लर्निंग में किसी भी समय
और कहीं पर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई कक्षा कक्ष या इसके लिए कोई समय ज़्यादा माने बंदित या पाबंदी नहीं है। जबकि समय सीमा के अंदर में यदि रह के करते हैं तो उसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की हाव भाव का भी तौर तरीका देखने को मिलता है। इस पद्धति को अपनाने में जैसे हम सामाजिक नियमों के साथ साथ स्वास्थ्य को भी केंद्रित करके इस पद्धति का संचालन करते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थियों का असेसमेंट के जरिए नज़र रख सकते हैं और ऑडियो और वीडियो आज इन चीज़ों के द्वारा भी हम इसको नज़र रख सकते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग देखे ये कोरोना काल जो आया वैश्विक महामारी, इस वैश्विक महामारी के द्वारा हम सबको एक नई सीख दे के चला गया है। वो नई सीख है कि घर में रहकर सुदूर घर में रह कर के भी बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग विशेष तकनीकी चीज़ों का उपयोग भी करना ज़्यादा सीख गए हैं। हालांकि 1960 में ही इसका सबसे पहले जानकारी आविष्कार हो चुका था, लेकिन 2006 में इसका विशेष विस्तृत रूप देखने को मिला। आज तो कालांतर में कुछ दिन पहले हमारे देश में यहाँ ये पूरे विश्व में कोरोना महामारी आया था, जिसे घर घर में हर बच्चा इसका लाभ देखने को मिला, क्योंकि हम शिक्षक भी इसके माध्यम से एक ही माध्यम रह गया था घर में ही माने घर में बैठकर ही शिक्षा देने का। ऑनलाइन के माध्यम से जब बच्चे को हम जोड़ते थे तो जोड़ने के क्रम में क्या देख रहे थे, बच्चे किस तरह से वो बैठे हैं, किस स्थिति में हैं। शिक्षक यदि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने समय बच्चे कितने मनोयोग से उसको देख रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। उसमें मूल्यांकन करना, जांच करना, साथ साथ हम लोग बच्चे पढ़ते हैं जवाब कैसे देते हैं, प्रति उत्तर भी कैसे आता है, ये भी देखने के लिए बड़ा सुंदर हम लोग तरीका अपनाए हैं। ये कह सकते हैं कि ये कोरोना काल हम सबों को भी एक नया सीख दे के गया है कि घर में रह कर के भी बच्चों को हम किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण दे सकते हैं, डिजिटल के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। साथ ही साथ ये 40% का जो पढ़ाई है वो किस तरह से पूरा करता है और हम सबको भी पूरा करना चाहिए। बच्चे यदि किसी क्लासरूम में है तो कोई विषय आचार्य जी जब आते हैं तो विषय आचार्य जी आने के बाद उन विषयों के द्वारा बच्चों को शिक्षण देते हैं। हो सके बच्चा जब स्कूल नहीं आ पाते हैं तब तो निश्चित रूप से उसका वो पढ़ाई छूट जाता है। उसके लिए वो कहाँ जाएंगे, फिर किसके पास जाएंगे उस चीज़ को सीखने के लिए। पुनः यदि उस शिक्षक को अगर कहते हैं यानी आचार्य जी को कहते हैं कि हमको पूरा सिखा दीजिए, आचार्य जी को भी एक बच्चों के लिए बड़ा सोचना पड़ता है इसको कहाँ और किस तरह से दे। जिस मनोयोग से किसी कक्षा कक्ष में कोई विषय आचार्य जी पढ़ाते हैं वो मनोयोग यदि किसी एक बच्चा को कह दे कि हमको सिखा दीजिए, संभव नहीं है। उसके लिए हम तो कहेंगे ये 100% ये कारगर है कि बच्चे YouTube के माध्यम से और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये उनको जब रिकॉर्डिंग बना रहता है तो किसी भी समय उसको देख करके भी उस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से जान सकते हैं कि डिजिटल शिक्षा आज कितना हमारे लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ थोड़ा सा जानकारी हम लेंगे ई लर्निंग क्या है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के द्वारा पढ़ाई करना, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट आदि के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना, ज्ञान अर्जित करना, लेकिन ई लर्निंग कहलाता है। इसे मशीनी लर्निंग भी कहते हैं, जिसे वर्चुअल क्लासरूम या विभिन्न टूल्स के इस्तेमाल करके इसको संचालित किया जाता है। इसके कई रूप हैं, जैसे यूट्यूब के द्वारा सिखाना, ऐप्स के द्वारा सिखाना। ई लर्निंग का इतिहास वर्ष 1993 ईस्वी में विलियम डी के द्वारा कई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के माध्यम से इसको शुरू किया गया था। इसके इतिहास में यही बताया गया है कि 2006 में बॉक तथा ग्राहम के द्वारा लिखी पुस्तक में पहली बार ब्लेंडर लर्निंग के बारे में प्रचार प्रसार हुआ है। लोग इसकी चर्चा किए हैं। अब इसके प्रकार भी हम लोग जानेंगे। इसके जो प्रकार है मुख्य रूप से 6 प्रकार है। टाइप ऑफ दी ब्लेंडर लर्निंग एजुकेशन। इसके मुख्य रूप से 6 भाग है। पहला है रूबरूप संचालन। तो इसे डिजिटल के माध्यम से रूबरूप जहां बैठे हैं फेस टू फेस भी कर सकते हैं, शिक्षक अपना लेक्चरल डिजिटल माध्यम के द्वारा देता है। दूसरा है नियमित आवर्तनांक। इसमें विद्यार्थी कक्षा में रूबरूप संचालन के द्वारा स्वयं अध्ययन करके पढ़ाई करता है। तीसरा है फ्लेक्स पद्धति। इसमें शिक्षक
का सिर्फ योगदान और सलाह देना ही होता है। इसमें विद्यार्थी संपूर्ण अध्ययन इंटरनेट तथा डिजिटल संसाधनों का प्रयोग करके ही पूरा करता है। और आगे चौथा जो होता है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला इस प्रकार के अध्ययन में एक स्थान इंटरनेट तथा डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके पढ़ाई की जा सकती है। हम कह सकते हैं प्रयोगशाला के लिए अलग से कहीं उसका केंद्र नहीं है, इसी का केंद्र बना करके उसमें सब कुछ रहता है, दिखाया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे, हम सभी लोग करते भी हैं। पढ़ाई के समय में जब डिजिटल पढ़ाई होती है, जिस विषय को बच्चा को पढ़ाना है उस विषय का उसमें सॉफ्टवेयर में सब कुछ पहले से लोडेड रहता है। उसको क्लिक करके यदि हम वीडियो भी दिखा देते हैं, उस विषय को और मजबूती के साथ बच्चे ग्रहण करते हैं। उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं रहता है। और हम लोग को उसके लिए जैसे टीचर सामग्री है, वो टीचर सामग्री लाने में भी हम लोग कोताही बरतते हैं, जबकि डिजिटल माध्यम में आजकल सब बना हुआ रहता है। केवल क्लिक करके उसको हम लोग बच्चों को दिखाते हैं। बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं, उसमें कार्टून भी आता है, नए नए सीख भी दिखाता है। इसके द्वारा बच्चे बड़े उत्साहित के साथ सारे काम भूल करके उसको फोकस करता है, ध्यान रखता है, केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार से अगला है स्वतः ब्लेंडेड पद्धति। इसमें शिक्षार्थी खुद की अपनी सोच, अपनी ज़रूरतों, अपनी प्रेरणा से अपने पढ़ाई की सामग्री को ऑनलाइन संसाधनों के द्वारा पूरा करता है, जो कि पहले ये चीज़ नहीं था। बच्चों की जो कमी हो गया, जो अपना जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो पूरा नहीं कर पाता था। आज हम यूँ कह सकते हैं, अभी थोड़ा सा पहले चर्चा भी कर रहे थे, कक्षा कक्ष में जो विषय आचार्य जी विषय को प्रतिपादित कर रहे हैं, संयोग से जो भैया बहन नहीं उपस्थित हो पाते थे, उसका तो वो दिन चला जाता था किसी से पूछ कर कि कितना पूरा कर सकता है, उसके मन की अनुसंधान पूरा नहीं होता था। और आज जो YouTube के माध्यम से, अन्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से बना हुआ चीज़ जो रिकॉर्डिंग रहता है, थोड़ा सा ऑनलाइन करता है, कभी भी बैठ कर के उसको देख सकता है, जान सकता है, विस्तृत जानकारी को हासिल कर सकता है। अब अगला आता है ऑनलाइन संचालन। इसमें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम समाहित है और विभिन्न विद्वान अलग अलग विषयों के विषयाचार्य जी अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना जो विचार है उसको प्रस्तुतिकरण करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग घर बैठे आराम से उसको देख सकते हैं, कभी भी किसी समय बैठ करके। अब इसकी हम लोग विशेषताओं को जानेंगे। तो ये तो 6 प्रकार हो गया। 6 प्रकार एक बार फिर से सुन लेना है। रूबरू संचालन, नियमित आवर्तनांक, फ्लेक्स पद्धति, प्रयोगशाला, स्वतः ब्लेंडेड पद्धति, ऑनलाइन संचालन, ये 6 गो पद्धति हुआ, ये 6 गो प्रकार है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो विस्तार से जानेंगे। यह पारंपरिक शिक्षा तथा ऑनलाइन शिक्षा के मुकाबले अधिक प्रभावशाली है। ये जो ब्लेंडेड शिक्षण पद्धति है, यह पद्धति क्या है, ऑनलाइन शिक्षा के मुकाबले अधिक प्रभावशाली है। इसमें सहयोगी शिक्षात्मक अनुभव तथा सामाजिक तत्वों के सभी गुण का समावेश होता है। विद्यार्थी के अनुसार अनुशासनात्मक शिक्षा तथा संतोष जैसे गुणों को समावेश होता है। इसमें समय तथा एनर्जी सभी की बचत होती है। इसमें रोचकता भी बनी रहती है। इसके हानि भी थोड़ा बहुत है, ऐसा भी कि हानि नहीं है। इस संचालन में निर्भर रहना पड़ता है। अगर सब जगह यदि इसका माने पूंजी नहीं है, अगर हम कह सकते हैं कि अगर डिजिटल सामग्री उसके पास नहीं है, तो इस तरह का शिक्षा वो नहीं ले पाएगा। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी जहाँ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता था, वहाँ तो लाभ मिलता है, लेकिन इसका सामग्री होना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कमी के कारण भी इसका लाभ लोग नहीं ले पाते हैं। अब इसका हम लोग देखेंगे विशेषताएं की कुछ बातें जो है। सबसे पहले मिश्रित सीखने की मुख्य विशेषताएं। छात्रों के पास 2 माध्यमों का विकल्प होता है। मिश्रित शिक्षण में छात्र 2 या 2 कक्षाओं के पारंपरिक तरीकों से चयन करके इसको अध्ययन करते हैं, जहां वह शिक्षक और अपने सहपाठियों का लाभ व्यक्तिगत बातचीत के द्वारा कर सकते हैं। शिक्षक दोनों माध्यम से शिक्षा देते हैं। एक हो गया पारंपरिक तरीके से और दूसरा हो गया डिजिटल तरीके से। तो यदि कहा जाए, इस मिश्रित सीखने की महत्वपूर्ण विशेषता है, मिश्रित बहुत ही गतिशील तकनीकी समझ रखने वाले हैं और पारंपरिक तथा प्रारूप और ICT समर्थित प्रारूप होती है। कुशलता से काम करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित है। पारंपरिक तरीकों और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अच्छी तरह से समायोजित शिक्षण प्रदान की जा सकती है।
दूसरा इसका बात आता है आमने सामने बातचीत करने के साथ साथ वे वर्चुअल स्पेस में इंटरेक्ट करते हैं। छात्रों के समान कोर्स करते समय अन्य छात्रों के साथ भी बातचीत करने का पर्याप्त समय मिलता है। वे उसके साथ कॉलेज परिसर के अंदर और वर्चुअल स्पेस में भी बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार उसका समूह बहुत बड़ा हो जाता है और इसमें बहुत विविधता होती है, जिसमें छात्रों का अपना व्यापक ज्ञान अर्जन करने का समय मिल जाता है। छात्रों को नई तकनीकी का उपयोग करने में पूर्ण अनुभव का प्राप्त होता है। अगला बात इसमें आता है विशेषताओं में, छात्रों की नई तकनीकी का उपयोग करने में भी पूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। वर्तमान में सही आईटीसी की सदी है। हम अनपढ़ केवल वो नहीं है, आज यदि देखेंगे तो अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ और लिख नहीं सकता है, बल्कि एक व्यक्ति जो अधिक तकनीकों को अच्छी तरह से वाकिफ नहीं होता, निरक्षर है। आज के समय में खाली अक्षर का ज्ञान कर लेना ही साक्षर नहीं है। अक्षर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो तकनीकी चीज़ है उसका भी इस्तेमाल करने का तरीका जानना, और यदि उससे हम जानकारी नहीं रखते हैं तो भी हम निरक्षर के समान हो सकते हैं। इसलिए आज के समय में तकनीकी चीज़ का भी, डिजिटल चीज़ का भी जानकारी होना चाहिए। आज सभी व्यवसायों में आईसीटी में विशेषता की मांग है। इसलिए मिश्रित छात्र के आईसीटी अनुभव को समृद्धि बनाने में भी मदद करता है। छात्रों ने अपने अगले लाभ के लिए भी उपलब्ध तकनीकों का फायदा उठाने के लिए विभिन्न चीज़ों को सीखने का भी क्षमता हासिल किया है। यूँ कहिए, आज हम लोग उम्र के साथ में जितना सीख नहीं पाते हैं, बच्चे उससे ज़्यादा ही उसको सीखने में उतावले होते हैं और सीख भी लेते हैं। अगला है छात्रों को मिश्रित जीवन कौशल में प्रशिक्षण मिलता है। जीवन में कौशल है एक खुशसुखी, शांतिपूर्ण और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है। प्रमुख जीवन कौशल में सहानुभूति और उसके लिए निर्णय लेना, आत्म प्रबलन, महत्वपूर्ण सोच आश्रित इसमें है। मिश्रित सीखने से छात्रों के मन में विभिन्न प्रकार के तौर तरीके अपनाने का भी हुनर होता है। व्यक्तिगत और सर्वांगीण विकास भी लक्षित है। तो मिश्रित शिक्षा से क्या क्या होता है, व्यक्तिगत भी उसका लाभ मिलता है और सभी अंगों का विकास हो, जिसको हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, वो भी लाभ देखने को मिलता है, जिसमें शारीरिक से लेकर के मानसिक से लेकर के सभी चीज़ देखने को मिलता है। इस तरह से आज के ये पद्धति जो है बहुत ही व्यापक और सुविधा है। स्कूल में शारीरिक विकास का संभव, अगला इसमें विशेषताएं हैं। स्कूल में शारीरिक विकास का संभव, ऑनलाइन शिक्षण और आईसीटी शिक्षण प्रक्रिया का समर्थन करता है। अक्सर इस दोष के साथ लक्षित किया जाता है कि छात्रों के शारीरिक विकास की उपेक्षा करता है। मिश्रित शिक्षण की सीमा को पार कर जाती है, चूंकि इसमें स्कूल का अनुभव भी शामिल है। इसलिए छात्र को कॉलेज परिसर के अंदर खेलने, शारीरिक श्रम, योग के लिए समय मिलता है। अगला पॉइंट है छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री की व्यापक प्रदर्शन और नए दृष्टिकोण मिलते हैं। विभिन्न मिश्रित शिक्षण के माध्यम से अनुभवों के कारण बच्चों में व्यापक प्रदर्शन मिलता है और उसकी सामग्री का भी ज्ञान संवर्धन होता है, और सामग्री के साथ साथ विभिन्न नए आयाम और व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होते हैं। इसका एक मानवीय स्पर्श है। शारीरिक उपस्थिति के कारण पारंपरिक दृष्टि वाले छात्रों के माध्यम से शिक्षक को ये मानवीय स्पर्श प्राप्त होता है। संतुलित छात्र के भावनात्मक भागफल के लिए बहुत आवश्यक है और माध्यमिक स्तर पर बहुत ही आवश्यक है। ये बहुसांस्कृतिक और बहुआयाम प्रदान करता है। अगला देखेंगे मिश्रित अधिगम के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए दृष्टिकोण। विभिन्न शिक्षण पद्धति के द्वारा दृष्टिकोण अगर देखें तो छात्रों को दुनिया भर के छात्रों के साथ अपने विचारों और भावनाओं को संप्रेषित करने और साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, जो कि पहले इस तरह का देखने को नहीं मिलता था। आज मिश्रित शिक्षण पद्धति के माध्यम से पारंपरिक पद्धति जो चल रहा था, कच्चा कच्चे ईंट भवन बना हुआ भवन के माध्यम से, वो आज सॉफ्टवेयर और डिजिटल के माध्यम से विशेष सीखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित मिश्रित शिक्षण बनाता है। छात्रों को अधिगम लाभ प्राप्त करने के लिए भी इसे डिजाइन किया जाता है। इस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा के लक्ष्य को पहुंचाया जा सकता है। अब है शिक्षक की विविध भूमिकाएं। इसमें भूमिका क्या क्या हो सकता है विशेषताओं में, तो भूमिका है मिश्रित शिक्षण में शिक्षक एक अलग भूमिका निभा रहा है। कक्षा में एक शिक्षक की पारंपरिक भूमिका, वो एक प्रेरक के रूप में, एक संसाधन व्यक्ति के रूप में, एक आयोजक के रूप में, एक डेवलपर यानी डेवलपर के रूप में वो सामग्री विकसित करता है। तो पक्ष पर एक गाइड के रूप में भी आईसीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। इस प्रकार से शिक्षक को नीरस पारंपरिक भूमिका से मुक्ति मिलती है और यह विभिन्न क्षेत्रों में अपने बल पर कोशिश करके इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। उसके पेशेवर विकास के लिए भी अच्छे समय मिला है। विद्यार्थी केवल उपभोग करने के बजाय ज्ञान के निर्माण भी इससे हासिल करते हैं। मिश्रित शिक्षा के द्वारा रचनात्मक शामिल भी है। बच्चों के दूसरों के आधार पर उनके शिक्षण सीखने को भी रणनीति तैयार करते हैं और अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं। जबकि पहले अगर देखा जाए तो एक ही रस होता था, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल करके बच्चे नहीं सीख पाते थे। वो शिक्षक के पर ही निर्भर रहते थे। शिक्षक जो बता दिए उसके आगे वो नहीं बढ़ पाता था। और आज हम डिजिटल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से विभिन्न विद्वानों के दिए गए बनाए गए उसके रिकॉर्डिंग को सुन करके बच्चे अपने ज्ञान को और विकसित कर रहे हैं। ये तो एक लाभ हुआ। यूँ कहिए तो 60% का जो लाभ हमें कक्षा में प्राप्त हुआ और 40% उसको कहाँ से बढ़ता जा रहा है, डिजिटल और अन्य ऑनलाइन के माध्यम से। अब ब्लेंडेड लर्निंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये प्रश्न है। क्या पहले जो पढ़ाए जा रहे थे वो विद्वान नहीं होते थे? होते थे। महाभारत में भी कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहे हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो परिवर्तन किस प्रकार से होना चाहिए? जो वंशानुगत हमारी पद्धतियाँ थी उस पद्धति को हमें परिवर्तन करना है। नए दौर में नई चीज़ों को अपना करके हम कुछ और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। अगर यही विकसित करने का तरीका यदि पारंपरिक नहीं होता और पारंपरिक के साथ साथ डिजिटल नहीं होता तो क्या चांद पर भी लोग आज पहुंच पाते? वो तो एक नई खोज थी, एक नई सोच थी। इस प्रकार से ब्लेंडेड लर्निंग की आवश्यकता क्यों है? मिश्रित शिक्षण को लागू करने का आसान काम नहीं है। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सभी तत्वों में कुछ मूलभूत तैयारियां की आवश्यकता होती है। शिक्षक, छात्र, सामग्री, डिजाइनिंग और बुनियादी ढांचा। एक सफल मिश्रण शिक्षण को लागू करने के लिए निम्नलिखित बुनियादी आवश्यकताएं हैं। अब कौन कौन सी बुनियादी होगी? वो जो निम्नलिखित है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षक, पहला होना चाहिए ट्रेंड टीचर। हालांकि बाल केंद्रित होते हैं लेकिन शिक्षक विभिन्न मिश्रित शिक्षण का एक महत्वपूर्ण ध्रुव है। दोनों प्रकार के दृष्टिकोण, परंपराओं और तकनीकी को विभिन्न प्रदान करने के लिए शिक्षक को मिश्रित शिक्षा और पूर्ण प्रशिक्षित और कुशल अवधारणा को अच्छी तरह से परिचित होना चाहिए। जो बता रहे हैं उनको बताने से पहले उनको शिक्षण अपने से लेना चाहिए। पूर्ण रूप से यदि वो परिपक्व होकर के सीख करके आते हैं और बच्चों के माध्यम में यदि उसको विकसित करते हैं तो निश्चित रूप से उसके लाभ देखने को मिलेगा। जैसे हम ही लोग कुछ क्लास में पढ़ाते हैं, यदि उसके पहले पूर्व तैयारी करके आते हैं तो बच्चा को पढ़ाने में बड़ा सहूलियत होता है, बच्चे भी बड़े मनोयोग से उसको सुनते हैं। इस प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षकों का भी योगदान इसमें है, जिन्हें डिजाइन रूप में सामग्री विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि छात्रों को ऑनलाइन उपलब्ध हो सके उन्हें इंटरनेट ब्राउजिंग और इंटरनेट शब्दावलियों के द्वारा अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए। सभी वेबसाइटों की जानकारी होनी चाहिए। ऑनलाइन सीखने का समय छात्रों के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए। शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि इसका उपयोग कब और किस समय कितना करना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्लॉग्स, यूट्यूब, सुमाध्यम जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम इसका लाभ ले सकते हैं। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षक। इसकी जो अनुभव हुआ, आवश्यकता में पूर्ति करने के लिए क्या क्या आ गया? इसमें है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षक। बहुत ही महत्वपूर्ण है
कि शिक्षकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके पास अच्छा अवलोकन कौशल होना चाहिए, उन्हें आशावादी होना चाहिए, समस्या को सुलझाने का कौशल तरीका होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण शिक्षकों को इस नवीन अवधारणा पर काम करते समय मिलने वाली विफलताओं के सकारात्मक रूप में निपटाने में मदद करता है, स्थितियों को निष्पन्न करने में भी मदद करता है। विक्रम साराभाई हमारे देश के महान वैज्ञानिक बने और बाप का एकलौता पुत्र थे, जिसको पढ़ाने के लिए घर में भी स्कूल का व्यवस्था कर दिया गया। और उस समय के दौर में एक अच्छे खासे जो ब्रिलियंट यानी विद्वान शिक्षक होते थे उनको घर में रखा। 32 गो शिक्षक घर में रख करके एक बेटा को पढ़ाया। बेटा के मन में यदि कभी ये विचार आ जाता कि हम ही को पढ़ाने के लिए इतना टीचर रखे हैं, और यदि नेगेटिव सोचा होता तो आज उसका इतिहास में नाम नहीं आता। उन्होंने कभी भी अपने आप को नहीं सोचा, बड़े मनोयोग से शिक्षण ग्रहण किया और आगे चल करके वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक बने विक्रम साराभाई। और उन्हीं का सोच था कि प्रत्येक विद्यालय में बच्चों का प्रयोगशाला होना चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ाने से ज़्यादा उसको प्रयोग में सिखाना चाहिए। इस तरह से यहाँ भी दिखा दिया कि शिक्षक का जो प्रवृत्ति होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षक के और कौन कौन से गुण हैं। इसमें से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षक का वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके पास अच्छा अवलोकन कौशल होना चाहिए, वो आशावादी और समस्याओं को सुलझाने का तरीका उसके पास होना चाहिए। अब अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर लैब भी होना चाहिए, जहां हम इंटरनेट कनेक्शन, वीडियो चैटिंग के द्वारा इसका लाभ हम बच्चों तक दे सकर अपना भी हम उपयोग कर सकें। विभिन्न मिश्रण काफ़ी हद तक बुनियादी ढांचे पर निर्भर करते हैं। स्कूल में केवल अच्छी कक्षाएं होनी चाहिए, बल्कि एक अच्छी तरह से सुसज्जित कंप्यूटराइज्ड प्रयोगशाला भी होनी चाहिए, जिसमें एक कक्षा के सभी छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से वाईफाई या कैंपस में यदि अगर रहे तो उसका माध्यम से भी सभी लोग लाभ ले सकते हैं। अब छात्रों के पास अपनी निजी कंप्यूटर में इंटरनेट तक पहुंच होनी चाहिए। मान लिया जाए कि बहुत से ऐसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है या तो गरीबी अवस्था है जहां सबके पास संसाधन नहीं है, पैसा नहीं है कि वो उसका इंटरनेट का पैक प्रत्येक महीना भर सके, तो वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो उसके लिए उस कैंपस में यदि वाईफाई लगा रहे, उस वाईफाई का ऑन करके भी वो डिजिटल का लाभ ले सकते हैं। अगला है सिस्टम में लचीलापन हो। सिस्टम यदि लचीलापन हो तो लचीलापन, समय सामग्री, परीक्षा प्रणाली, ये सभी मिश्रित सीखने का लाभ लेने को मिलता है। पूरी तरह से जागरूक और सहमत अभिभावक माता पिता को मिश्रण के लिए अभिनव दृष्टिकोण से अच्छी तरह से अवगत होना चाहिए, ताकि इसके लिए तैयार हो और मिश्रित शिक्षा के लिए अपने वार्ड को या अपने बच्चे को पूर्ण रूप से तैयार कर सके। यूँ नहीं कि यदि उसका वो इस्तेमाल कर रहा है तो उसका वो विरोधी बने। कभी कभी माँ बाप को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, समय के साथ बच्चों की क्या मांग हो रही है। बच्चे यदि उसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं तो किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, कहाँ उपयोग कर रहे हैं, पठन पाठन में उपयोग हो रहा है कि दूसरे जगह में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि गहरे समुद्र की तरह से उसमें चीज़ भरे हुए हैं। इसलिए माँ बाप को भी उसका थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। अब है मिश्रित शिक्षा से लाभ। जैसे जैसे सीखने का हिस्सा ऑनलाइन का या ऑफलाइन का मोड ITC के माध्यम से होता है, उसे शिक्षकों और छात्रों को रचनात्मक सहकारी अभ्यास के लिए भी कक्षा में अधिक समय मिल जाता है। दूसरा है छात्रों को सामाजिक शिक्षण तत्व और पारंपरिक शिक्षण के मानव स्पर्श को खोने के बिना ऑनलाइन सीखने और CI का लाभ भी मिल सकता है। ये संचार के लिए अधिक गुंजाइश प्रदान करता है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा CI है क्या। तो कंप्यूटर असिस्टेंस एंड द लर्निंग, इस प्रकार से ये शिक्षण पद्धति में हम लोग को आगे मदद करता है। अगला लाभ है संचारक चक्र मिश्रित सीखने में पूरा होता है, जो केवल पारंपरिक दृष्टिकोण का पालन करने में संभव नहीं है। छात्र अधिक तकनीकी प्रेमी बनते हैं और वो डिजिटल प्रभाव को बढ़ाते हैं। छात्रों ने व्यावसायिकता को और अधिक मजबूत किया है, क्योंकि वह आत्म प्रेरणा, आत्म जिम्मेवारी, अनुशासन जैसे गुणों का विकास करते हैं। यह स्थापित पाठ्यक्रम सामग्री को अपडेट करता है और इसका नया जीवन देने को देखने को मिलता है। अभी हम लोग देख रहे हैं बहुत जगह से व्हाट्सएप के माध्यम से छोटा छोटा वीडियो भी हम लोग के पास कभी कभी पहुंचता है, जो प्रेरणादायक होता है।
कल ही एक वीडियो आया जिसमें 2 या तो 6 महीना का बच्चा है, हम लोग प्राय यहाँ बच्चों को सिखाते हैं A फॉर एप्पल से लास्ट में Z फॉर जेब्रा सिखा देते हैं, और वो किसी धर्म है यानी या कोई ट्रस्ट के माध्यम से भेजा गया सीखते हैं, बड़ा सुंदर है। A फॉर अर्जुन से शुरू करता है और आगे चल करके वो 0 बना के उसको हीरो करता है। इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो पद्धति हमको बदलना चाहिए, हम पुराने पद्धति को ना अपनाकर नई पद्धति को अपना करके बच्चों को रुचि बढ़ाना चाहिए। अगर 6 महीना के बच्चों के द्वारा रुचि उच्चारण किया गया, जो ठीक से माँ बाप नहीं बोल पाता है, यदि उस तरह से बोलना सीख ले वो, तो निश्चित से जो उस वीडियो को देखता है तो कितने लोग उसमें उत्साहित होते हैं, कितने उसका गुण सीखने को मिलता है। भारत में अपनाई गई ब्लेंडेड लर्निंग की प्रासंगिकता क्या है, क्यों इसको अपनाई गई? भारतीय शिक्षा प्रणाली विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है, जैसे सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान प्रदान करने के लिए प्रणाली का विस्तार करने में विफलता। भारत सरकार कितने दिन से घोषणा किया है कि 14 साल के बच्चों तक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, लेकिन आज भी यदि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हम जाके देखें तो अभी स्कूल का पता नहीं। यदि स्कूल बन गया, बिल्डिंग बन गया, तो शिक्षक का पता नहीं, और यदि शिक्षक भी चले गए तो बच्चों का पता नहीं। आज भी हम जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उसका भरपाई हमारे मिश्रित शिक्षण पद्धति कर रहा है। मात्रा बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता बनाए रखने का भी पालन हो रहा है। शिक्षा पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि भारतीय मूल प्रणाली का भी संरक्षण और प्रचार करने में सक्षम। शिक्षक अपने पेशे के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है, और शिक्षक की अक्षमता छात्रों को सीखने के प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर रही है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कुछ कट्टरपंथी कदमों और प्रमुख क्रांतियों की तत्काल आवश्यकता है। कुछ हद तक विभिन्न मिश्रित सीखने की पद्धतियां भारतीय शिक्षा प्रणाली में समस्याओं को हल करने में भी मदद मिलती है। हमारे देश में बड़ी आबादी के कारण औपचारिक स्कूलों की प्रणाली सभी के लिए समान वैश्विक अवसर प्रदान करने के सक्षम नहीं है। इसलिए मिश्रित शिक्षा एक अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि वह शैक्षिक अवसर के क्षेत्र को व्यापक बना देगा और शिक्षा अधिक बच्चों को पहुंचाने में सक्षम हो सकता है। आज डिजिटल, ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कूल बिल्डिंग नहीं बन पाया, अगर बन भी पाया है तो शिक्षक की कमी यदि रह गया है, यदि अगर स्वयंसेवक बंधु या जागरूक बंधु यदि वहाँ क्षेत्र में जाए और उस डिजिटल के माध्यम से यदि कुछ समय बच्चों को बैठा के सिखाया जाए तो बच्चे उसके माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके लिए ना तो बिल्डिंग चाहिए, उसके लिए ना तो शिक्षक चाहिए, केवल डिजिटल सामग्रियाँ चाहिए और ले जाकर के बच्चों को सिखा सकते हैं। ये बहुत ही कारगर हो रहा है। तकनीकी और वैज्ञानिक विकास उनकी गति और उनके साथ सहसंबंध में लगातार शिक्षा प्रणाली के मेल मांग करता है, ताकि छात्रों को तेजी से बदलने और बाजार के साथ सामना करने में सक्षम हो सके। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक क्षेत्र सबसे अधिक गतिशील है और नए नवाचार को शामिल करने में बड़ी गति से बदल रहे हैं। इसलिए छात्रों को प्रेषित सामग्री के तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। भारत में पाठ्यक्रम आमतौर पर संशोधित नहीं किए जाते हैं। आज हम लोग जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, अगर वास्तव में देखें तो वो मुगल कालों का जो लिपापोती वाला चीज़ है, उसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं। हकीकत में जो चीज़ घटना घटी है उसको हम लोग लिख नहीं पाए, समय के अनुसार उसको पढ़ा नहीं पा रहे बच्चों को। लेकिन ये भारत सरकार की अभी नई सोच है, नई शिक्षा नीति के तहत में नए गांव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के वो वास्तविक रूप से घटे हुए घटनाओं का तहकीकात करके सच्चाई को बच्चों के सामने लाने की कोशिश किया जा रहा है। इस प्रकार से भारत में पाठ्यक्रम आमतौर पर संशोधित नहीं किए जाते हैं और ना ही अपडेट किए जाते हैं। ऐसा किया जाना चाहिए ताकि मिश्रित शिक्षण छात्रों और शिक्षकों को अनुकूल किया जा सके, जिससे वे आसानी से अपने ज्ञान कौशल को अपडेट कर सके। अच्छे शिक्षक की कमी भी एक प्रमुख मुद्दा है। शिक्षक संख्या में कम है। अभी भी कई प्राथमिक विद्यालयों में एक उपयुक्त शिक्षक शिष्य अनुपात सही नहीं है। यह समस्या केवल सरकारी स्कूल में भी नहीं देखने को मिलता है, निजी संस्थानों में भी देखने को मिल जाता है, जो भारी समस्या है शिक्षक की कमी। एक और गंभीर मुद्दा है, काम करने वाले शिक्षक के पेशे में प्रति समर्पित नहीं है। काम करने वाले जो शिक्षक हैं यदि अपने पेशे के प्रति पूर्ण समर्पित यदि नहीं है तो भी एक समस्या बना हुआ है। इसलिए मिश्रित शिक्षा एक ऐसा
विकल्प है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षक का विकल्प हो सकता है, उस कमी को पूरा किया जा सकता है, ताकि बच्चे को महसूस ना हुए कि भाई हमारा समय तो चला जाएगा, इस सत्र में यदि शिक्षक नहीं आए तो हम किसका कसूर किए थे, हम कहाँ से शिक्षण ग्रहण करें। तो ऐसे समय में जागरूक बन के बच्चों को डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा उसको दिया जा सकता है, ताकि अपने कमी वो महसूस ना हो। आमतौर पर अनुशासनहीनता, अनियमित उपस्थिति और ड्रॉप आउट आदि की समस्या मौजूद है। बहुत से बच्चे आते हैं और समय से चले भी जाते हैं। तो विद्यालय छोड़ने वाली जो समस्या है बच्चों का, वो किन कारणों से विद्यालय बच्चे छोड़ देते हैं, यदि उसका भी सही रूप से जानकारी अगर हासिल किया जाए तो पता चलेगा कि किन कारणों से है। क्या घर में खाने पीने की सामग्री नहीं है, पठन पाठन की सामग्रियाँ नहीं है, या तो घर वाले लोग जागरूक नहीं है, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्यों ड्रॉप आउट हो गया बच्चा, इसकी भी समस्या को निदान किया जा सकता है। और निदान के साथ यदि अगर घर आने में, स्कूल आने में समस्याएं हैं तो उसको कम से कम उसके निकटतम घर के सामने ही बैठा करके कुछ घंटों का समय यदि अगर दिया जाए, डिजिटल के माध्यम से भी उसको सिखाया जा सकता है, जिसमें कोई पैसा नहीं, सरकार चाहेगी तो इस माध्यम से भी उसको शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। कभी कभी घर जाके देखने में पता चला कि बच्चे जो स्कूल आते थे वो किसी काम में उलझ जाते हैं, और घर वाले लोग मजबूर है, घर में कोई करने वाले नहीं, जिसके चलते से पढ़ नहीं पाते। विशेष करके बेटी लोगों को भी देखने को मिलता था। तो ऐसे लोगों को भी घर में यदि अगर समय देकर के निकाला जाए तो इस मिश्रित शिक्षा का लाभ उनके पास मिल सकता है और वो लाभ ले सकते हैं। जैसा कि ऊपर सीखने पर चर्चा की गई है, छात्रों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करना है, तो उन्हें सक्रिय बनाना है और बढ़ती भागीदारी के कारण मिश्रण अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने शिक्षण की जिम्मेवारी खुद को तैयार करना है, ताकि हमें जो जिम्मेवारियां मिला है हम उसको किस प्रकार से अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रदान कर सके, और हम भी समय के साथ बदल करके पारंपरिक के साथ साथ नई डिजिटल शिक्षा का भी ग्रहण कर सके और बच्चों को लाभ दिला सके। बच्चों के अंदर में भी उसकी रुचि जगे और घर में जाकर वो नए नई खोज करके अधिक ज्ञान को विकास कर सके। अगला है, मिश्रित छात्र के वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए वर्चुअल और कुशल नहीं है, इसलिए बेरोजगारी का एक सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसा ही मिश्रित से ऊपर चर्चा की गई है, मिश्रित शिक्षा छात्रों की सभी आधुनिक तकनीकी और जीवन कौशल को महारत हासिल करने में मदद करेगी और उन्हें एक सफल जीवन जीने में मदद करेगी। बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि इसका माध्यम अपना करके आने वाले समय की जो समस्याएं हैं उसका हम निदान कर सकते हैं। जो प्रतिभाशाली हैं, जो मिश्रित शिक्षा से अपने ज्ञान के और जोर दे करके अपनाना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि नेत्रहीन छात्र है तो विभिन्न प्रकार के शिक्षा आसानी से बैठ करके भी उसको प्रदान किया जा सकता है, उसको सुन के अनुभव कर सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि ICT समर्थित है। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया उनके जीवन में नई नई चीज़ों प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से शारीरिक रूप में विकलांग भी मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा बन सकते हैं और अच्छे संस्थानों में दाखिला ले सकते हैं बिना दूरी के बारे में परेशान हुए, क्योंकि मिश्रित शिक्षा उन्हें ऑनलाइन और घर से अध्ययन करने में मदद करती है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो बड़ा सुंदर बात हम लोग को देखने को मिलेगा। हमारी शिक्षा प्रणाली में एक समस्या यह है कि छात्रों को सही मूल्य विकसित करने में भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति प्रणाली और प्रेम प्रदर्शित करने में विफल रही है। जैसा ये आधुनिक तकनीकी में खुद है अपना रहा है, लेकिन मिश्रित शिक्षण प्रणाली मोड़ जो है कक्षा शिक्षण के साथ साथ इसका महत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है और हम भी इसके साधक हैं, ताकि इस माध्यम से बच्चों को अधिक ज्ञान हम प्रदान कर सकें। इस प्रकार से अगर देखें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में मिश्रित शिक्षा का कार्यान्वयन, और इसमें कार्यान्वयन क्या है, शैक्षिक संस्थानों में प्रबंधन की ओर से मिश्रित शिक्षा को पूरा समर्थन आवश्यक है। इसे एक सुव्यवस्थित डिजाइन की आवश्यकता है जिसमें शैक्षिक पदानुक्रम के शीर्ष से नीचे तक सभी व्यक्ति शामिल हैं। मिश्रित के लिए शैक्षणिक संस्थान तैयार करने के लिए हमें शैक्षिक बजट बढ़ाने की आवश्यकता होगी। ये गैर सरकारी संस्थाओं की मदद से लिया जा सकता है और औद्योगिकी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ समन्वय किया जा सकता है। इन क्षेत्रों को मिश्रित शिक्षण निष्पादन के लिए भी अपने वित्तीय इनपुट में भी प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों को अधिक लाभ होगा और इन शैक्षणिक संस्थानों के उत्पादन में वैश्विक बाजार
जो प्रणाली के साथ साथ समय रखने के लोगों में भी इसे ग्राउंड लर्निंग और अवधारणा को जागरूक किया जा सकता है। इस प्रकार से हम देखें तो आज के समय में मिश्रित शिक्षण पद्धति बहुत ही लाभप्रद है और इसका लाभ हमें समय के अनुसार लेना चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको ये आज का इस सत्र अच्छा लगा हो। नमस्कार, धन्यवाद।